स्वागत है आपका मुंबई मेट्रो में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवेद और चलिए अब खबरें विस्तार से। बीएमसी चुनाव से पहले शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की राह पर जाते दिखाई पड़ रहे हैं। आज उद्धव ने ऐलान किया कि शिवसेना के बीएमसी में फिर से आने पर 500 स्क्वायर फीट से छोटे घरों में रहने वालों को प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देना होगा। 500 फुटापर्यंत ज्यांची घरं आहेत त्या 500 फुटापर्यंतच्या घरात जे राहतात त्या मुंबईकरांना आम्ही मालमत्ता कर मुक्त करत आहोत। हे 5 वर्षात आम्ही करणार आहोत आणि 500च्या पुढे 700 फुटापर्यंत ज्यांची घरं आहेत त्या मुंबईकरांना सुद्धा आम्ही कर सवलत देणार आहोत। आणि हे जे आमचं नातं आहे हे नातं हे नुसतं मतांपुरतं नातं नाही। जर त्यांच्या आशीर्वादाने आम्ही चांगला कारभार करू शकतो तर त्या कारभाराचे काही ना काहीतरी ऋण म्हणून आम्ही येत्या 5 वर्षामध्ये या मुंबईकरांना आमचं कर्तव्य म्हणून करमुक्त करणार आहोत। हालांकि अभी तक औपचारिक तौर पर शिवसेना ने चुनावों के लिए अपना घोषणा पत्र जारी नहीं किया है, पर पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने और भी कई लुभावने ऐलान कर डाले। 500 स्क्वायर फीट से छोटे घरों को नहीं देना होगा प्रॉपर्टी टैक्स। 500 से 700 स्क्वायर फीट में बने घरों के लिए कम की जाएगी प्रॉपर्टी टैक्स की दरें। बाला साहेब ठाकरे सुरक्षा कवच नाम से मुंबईकरों के लिए एक फ्री हेल्थ केयर स्कीम शुरू की जाएगी। कहा जा रहा है कि उद्धव ने ये घोषणाएं जल्दबाजी में बीजेपी से एक कदम आगे दिखने के लिए की। बीजेपी ने भी बिना देर गवाए शिवसेना पर नकल का आरोप जड़ दिया। मुंबई शहर में जिस प्रकार से रास्ते का निर्माण हो रहा है और खड्डे भरे रास्ते, इससे मुंबईकर आहत है और इसके लिए मुंबई महानगर पालिका जो स्ट्रीट टैक्स कलेक्ट करती है, जो करीबन 12.81% ऑफ जनरल टैक्स है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो भारतीय जनता पार्टी सभी रोड अच्छे होने तक 5 साल में ये स्ट्रीट टैक्स कलेक्ट नहीं करेगी। ये टैक्स टेररिज्म कॉरपोरेशन में है। आम आदमी को इस टैक्स टेररिज्म से राहत देने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी ने जब ये भूमिका बनाई तब कुछ दलों ने प्रॉपर्टी टैक्स के मुद्दे को उठाना शुरू किया। दोनों दलों में सोमवार से सीट समझौते पर चल रही बातचीत अभी किसी मोड़ पर पहुंचती नहीं नजर आ रही। विधानसभा में शानदार प्रदर्शन करने वाली बीजेपी अब शिवसेना की जूनियर पार्टनर बनने के लिए कतई तैयार नहीं है और आधी सीटों पर लड़ना चाहती है, मगर इसके लिए शिवसेना तैयार नहीं है। पारदर्शिता, माफिया राज समाप्त करना, खड्डे मुक्त मुंबई, ये तो स्वाभाविक है, वो तो करना ही होगा। तो ही भारतीय जनता पार्टी 2 कदम आगे बढ़ेगी। दूसरी बात जो है, आप नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री है, वो वास्तविकता है, उसको बड़े भाई छोटे भाई का सवाल ही नहीं आया। भाजपा और शिवसेना भले ही एक तरफ गठबंधन को लेकर चर्चा कर रहे हो, वही दूसरी तरफ दोनों पार्टियों ने अपने घोषणा पत्र के प्रमुख एजेंडे को अलग अलग तरीके से घोषित भी कर दिया है, जिसको लेकर अब सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई ये दोनों पार्टियां एक साथ चुनाव लड़ना चाहती है या नहीं। मुंबई से वीरेंद्र सिंह घुनावत और कमलेश सुतार के साथ आज तक ब्यूरो। फेसबुक पर एक पत्नी का अपनी पर्सनल बातें शेयर करना एक पति को इतना खला कि उसने पत्नी का मर्डर तक कर दिया और फिर खुद भी सुसाइड कर लिया। राकेश गांगुर्डे और उनकी पत्नी सोनाली गांगुर्डे दोनों आईटी इंजीनियर थे। शादी को 4 साल हो चुके थे। दोनों के बच्चा नहीं था, इसलिए मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे थे। सोनाली ने ये बात अपने दोस्तों से व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर की, लेकिन पति राकेश को ये बात बहुत बुरी तरह खल गई। उसने गुस्से में आकर सोनाली की जान ले ली और फिर खुद भी फांसी के फंदे से झूल गया। उन्होंने खुद अपनी पत्नी की हत्या की है। इसके लिए किसी को दोषी ठहराया नहीं, मत ठहराइए। उनकी पत्नी है, जो उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है जो दोनों के बीच में रहनी चाहिए, वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करती थी। इसका उसको राकेश गांगुर्डे को गुस्सा आया और उस गुस्से में ही उन्होंने अपने पत्नी की हत्या कर दी। वारदात के 2 दिन बीतने के बाद इस घटना का खुलासा हुआ। सोनाली का भाई हर्षद 2 दिन से उसे फोन मिला रहा था। जब संपर्क नहीं हो पाया तो वो पुणे के हड़पसर में पहुंचा, जहां सोनाली का घर था। पड़ोसियों की मदद से घर में घुसा तो दोनों के शव सामने पड़े थे। राकेश ने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा हुआ था। पुलिस सुसाइड और मर्डर केस दर्ज कर जांच कर रही है। पुणे से पंकज खेलकर के साथ आज तक ब्यूरो। क्या 26 जनवरी को पटना और इलाहाबाद के बीच रेल हादसे को अंजाम देने की साजिश थी? मुंबई में यूपी के रहने वाले एक शख्स ने ऐसा ही दावा किया है। उसके मुताबिक 70,000 रुपए के बदले
उनसे ट्रेन की पटरियां उखाड़ने के लिए कहा गया था और उसके लिए बाकायदा 7 से 8 आदमियों को ट्रेनिंग तक दी जा रही थी। इस शख्स के दावे ने जांच एजेंसियों के होश उड़ा दिए हैं। बसंत कुमार यूपी के जौनपुर का रहने वाला है। इसके मुताबिक दिसंबर 2016 में जब वो यूपी में था तो इसे सुरेश नाम का एक आदमी मिला जो इसे 70,000 रुपए देने का लालच देकर एक सुनसान जगह पर ले गया और वहां इसे ट्रेन की पटरियां उखाड़ने की ट्रेनिंग दी गई। इसके साथ वहां कुछ और लोग भी पटरियां उखाड़ने की ट्रेनिंग ले रहे थे। उन्हीं लोगों ने वसंत को बताया कि नवंबर महीने में कानपुर में हुए रेल हादसे के पीछे उनका ही हाथ है। वसंत के मुताबिक उससे और उसके साथियों से सुरेश ने कहा कि 26 जनवरी को उन्हें ऐसे ही पटरियां उखाड़नी है। वसंत को समझ में आ गया था कि ये लोग ट्रेन यात्रियों को मारने का प्लान बना रहे हैं और वो वहां से भाग आया। हम लोग लड़के जमा करके उन लोगों को बताया जा रहा था कि तुम लोग ऐसा करोगे तो हम लोग पैसा देंगे। कितना? हाँ, 70-80 ऐसा उन लोग पैसा देंगे, ऐसा उन लोग बात कर रहे हैं। कितना? कौन क्या निकालना? पटरी क्या निकालने का? अरे उसके साइड का जो बना रहता है वो निकालने की बात कर रहे थे। हाल ही में बिहार पुलिस ने एक ऐसी ही गैंग का भांडाफोड़ किया था जिसका संबंध ISI से होने का दावा किया जा रहा है। 20 नवंबर को कानपुर के पास इंदौर पटना एक्सप्रेस के पटरी से उतरने से बड़ा हादसा हुआ था जिसमें 140 लोगों की जान गई थी। इसके बाद बसंत कुमार अपने एक रिश्तेदार के साथ रहने के लिए मुंबई आ गया। यहाँ उसने बड़ी हिम्मत करते हुए रेल यात्री संगठन से जुड़े एक शख्स को ये बात बताई और इसके बाद 31 दिसंबर 2016 को दादर रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर तक इसकी पूरी बात पहुंची। अब जांच एजेंसियां बसंत का बयान दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर रही हैं। इस शख्स की गवाही के बाद पुलिस को कई सुराग मिले हैं, लेकिन कई बड़े सवाल भी उठे हैं। आखिर कोई क्यों ट्रेन एक्सीडेंट द्वारा इतने लोगों की जान लेना चाहेगा? और इस शख्स के मिलने के बाद ही कानपुर ट्रेन हादसे से जुड़े आरोपियों के अरेस्ट होना क्या महज एक इत्तेफाक है? विद्या के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक। मुंबई मेट्रो में अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे झूठे आरोप पर कहां हुआ है जुर्माना। ये शायद अपनी तरह का पहला मामला होगा जब सहकर्मी पर यौन शोषण का झूठा आरोप लगाने वाली महिला को मानहानि का केस हारने पर 10 लाख रुपए का हर्जाना देने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है। महिला प्रमोशन पाना चाहती थी और इसीलिए उसने झूठा आरोप लगाया ताकि सहकर्मी रेस से बाहर हो जाए। दिगंबर गायकवाड़ पुणे में कृषि विभाग में नोडल अफसर के पद पर तैनात थे। उनके डिपार्टमेंट में एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर का पद खाली हुआ। सरकारी नियम के अनुसार इस पद के दावेदार दिगंबर गायकवाड़ ही थे, लेकिन उन्हीं के विभाग की एक महिला कर्मी भी इस पद पर अपनी तैनाती चाहती थी। गायकवाड़ का नाम रेस से हट जाए इसलिए उसने इनके खिलाफ यौन शोषण की झूठी शिकायत कर डाली। गायकवाड़ को गिरफ्तार कर लिया गया। 9 साल तक मामला चला, सुप्रीम कोर्ट तक गया। अंत में महिला की शिकायत झूठी पाई गई। कोर्ट ने महिला को 10 लाख रुपए मानहानि के तौर पर दिगंबर को अदा करने के लिए कहा है। वो जो आरोप था वो पूरा झूठा था। मुझे बहुत दुख हुआ कि ये पूरी मेरी सर्विस करियर बर्बाद हो गई इसकी कंप्लेंट की वजह से। मुझे इतना दुख हुआ कि मैं आत्महत्या करूं कि क्या करूं, ऐसा मैं सोचता था। लेकिन मेरी फैमिली और मेरे लड़के ने बहुत सपोर्ट किया। दिगंबर के लिए ये 9 साल बहुत ही कठिन थे। उनके ऑफिस वालों और दोस्तों ने उनसे मुंह फेर लिया था, पर पत्नी और परिवार को उनके चरित्र पर पूरा भरोसा था। पुणे से पंकज खेलकर के साथ आज तक ब्यूरो।